सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के टाइम पे भी अगर कोई बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटेल से रिलेटेड हो, चाहे टेलीकॉम से रिलेटेड हो, वो आज भी जावा पे बहुत रिलाई करती हैं अपनी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अगर आप डाटा को चेक करेंगे तो 70 to 80% डाटा आज भी जो वेब एप्लीकेशंस का बनता है वो जावा में ही बनता है। और इन जनरल अगर मैं पुरानी की बात करूं, जो लिगेसी एप्लीकेशंस अभी तक चल रही हैं, चाहे वो आप बड़े से बड़े कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को उठा लीजिए जिन्होंने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले भी अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, वो भी जावा में था। मतलब आज भी अगर एनहेंसमेंट्स होनी है, कोई नया डेवलपमेंट करना है, तो वो जावा एप्लीकेशंस के ही थ्रू होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप जावा को सीख लेते हैं तो जावा में वेब एप्लीकेशंस बनाना भी आपको आना चाहिए। इनफैक्ट रेस्ट एपीआई सर्विसेज भी आपको बनाना चाहिए। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ अभी, जिसमें आपको एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब जो आपका सर्वलेट जेएसपी यूसेज होता था, एप्लीकेशन सर्वर के बारे में जो यूसेज होता है, और इस तरीके से कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा कि आप अगर कोई नया फ्रेमवर्क भी आता है, जैसे अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क को भी लर्न करना चाहते हैं, तो उसके इंटरनल्स जो उसके कंप्यूटेशंस होते हैं, किस तरीके से वो जावा के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो हमें नहीं पता लगता है, जो डायरेक्टली सीधे लर्न करना चाहते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह को, वो सारी चीज़ें भी आपको एकदम क्लियर रहेंगी। कल को अगर कोई टैग लाइब्रेरी वगैरह या इंटरनली कोई भी कंप्यूटेशन होता है, वो भी अगर आप समझना चाहते हैं कि वो किस कारण की वजह से अगर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या कोई इश्यू होगा, आप उसको भी बहुत आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे और आपका क्लियर कट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो कोई भी एप्लीकेशन सर्वर यूज करेंगे या किसी भी तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को एनहेंस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, आपको उस पर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी जब आपका स्टार्टिंग से ही बेस उसका क्लियर रहेगा। तो इस सीरीज में अभी स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले आज के पार्ट में, जिसमें मैं आपको बेसिक वेब एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जो फॉलो करना ही करना चाहिए, वो बताऊंगा। सर्वलेट जेएसपी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके हैंड्स ऑन और जो भी क्रिएशन होते हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर अप करूंगा इस सीरीज में। और उसके अलावा एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न जो बेसिक है आपके वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, और एचटीटीपी मेथड्स हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आपको ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि फ्रेमवर्क किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके काम को, आपके टास्क को ईज करने में, और क्यों स्प्रिंग फ्रेमवर्क इतना पॉपुलर है। और आने वाले कल में मैं अभी स्प्रिंग बूट की सीरीज भी बना दूंगा आपको, लेकिन उसके पहले हम स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके कोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और स्प्रिंग एमवीसी को क्लियर करेंगे। और जैसे ही आपको सर्वलेट जेएसपी के बारे में अच्छे से समझ में आएगा तो आपको स्प्रिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने की बात करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझना। जैसे मैंने एक पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि जब आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको क्रिएट करना हो, चाहे वो पाइथन में करना हो, चाहे जावा में करना हो, या किसी भी C#.NET में करना हो, आपको ASP.NET में करना हो, ठीक है, तो आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सबसे पहले बहुत क्लियर होना चाहिए और उसके साथ में एमवीसी पैटर्न को भी समझना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको जावा के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा चीज़ें क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ स्टैंडर्ड, जो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप वेब एप्लीकेशन को बनाएंगे तो वहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यहाँ पे क्या है, क्लाइंट एक तरीके से आपका वेब ब्राउजर है यहाँ पे, क्योंकि आप वेब एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं तो उसको एक्सेस करेंगे ब्राउजर के थ्रू, चाहे वो मोबाइल का ब्राउजर हो, चाहे वो आपके डेस्कटॉप या फिर आपके लैपटॉप के थ्रू ब्राउजर आप ओपन करके करते हो। और कई ऐसे मोबाइल ऐप भी बनते हैं जिसमें इंटरनली वो ब्राउजर ओपन करते हैं और फिर वहां से वेब एप्लीकेशंस को कॉल करते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया। ठीक है, तो क्लाइंट साइड एक तरीके से हो गया जहां से आप कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इंटरनेट के मीडियम के थ्रू ये सर्वर आपका किसी भी लोकेशंस में होगा। ठीक है, वहां पे सबसे पहली कॉल जो आपकी जाएगी वो वेब सर्वर पे जाएगी। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या करेगा, वहां पे आपकी जो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं, जैसे www.google.com या amazon.com, ठीक है, netflix.com, एनी का अगर कोई साइट हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका बाय डिफॉल्ट एक होम पेज डिक्लेयर होता है, वो आपके सर्वर साइट में डिक्लेयर होता है, वो होम पेज उसका आता है सबसे पहले। ठीक है, वो कैसे आता है जावा में वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, पर आप मान के चलिए होम पेज आता है। दूसरा हो सकता है कि आप कोई डायरेक्ट वहां पे पाथ देते हो, जैसे कोई www.google.com/ मान लीजिए
या माई वेब एप्लीकेशन मान लीजिए, आप कोई अपनी एप्लीकेशन बनाए और उसमें चाहते हैं कि स्लैश अगर index.html भी डालते हैं या home.html डालते हैं, कुछ पब्लिक आपने बना रखी है वहाँ पे पेजेस HTML और उनको आप शोकेस करना चाहते हैं, तो वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। पर कुछ ऐसे पेजेस आपने बनाए हुए हैं जो आप चाहते हैं उनका ऑथेंटिकेशन हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही वो खाली पेजेस वहाँ पे डेवलप आपके डिलीवर होने चाहिए आपके क्लाइंट साइड में। जैसे कुछ प्राइवेट हैं ऑलरेडी आपके पेजेस, ठीक है, और आप कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह करना चाहते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ स्पेसिफिक पेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं, वो पब्लिकली को आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कैसे वेब सर्वर अपना रोल प्ले करता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल आपका फॉलो होता है, ठीक है। अगर इस एग्जांपल को भी लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक मोबाइल का गेटवे बना रखा है, इसी तरीके से आपका वेब गेटवे भी हो सकता है। ये आपने मोबाइल का गेटवे का एग्जांपल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, वो कोई भी आपके ब्राउजर यहाँ पे होगा उसके थ्रू आता है और एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू आता है। यहाँ पे आप एक फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए डिफाइन करेंगे जब भी आप अच्छे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक आपका वैलिडेशन चेक होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, फिर आपकी वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। अब आपकी वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, जो भी आपकी URL था माई मान लीजिए वेब ऐप, ठीक है, जो यहाँ पे हम देखते हैं ये जैसे आपका बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो माई वेब ऐप का क्या होगा, जैसे जो भी आपकी साइट होगी जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, अपने वेब सर्वर पे आप उसका स्पेशल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पे, और आपने अपनी एप्लीकेशन के नाम से इस फोल्डर को बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये वेब सर्वर उस फोल्डर के अंदर जाएगा। आपने जो बाय डिफॉल्ट एक पेज होम पेज बना रखा है, उस बाय डिफॉल्ट होम पेज की सेटिंग जावा में होती है web.xml के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी समझाता जाता हूँ साथ में, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस web.xml के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है कि भाई जब भी कॉलिंग हो हमारी बाय डिफॉल्ट जैसे google.com से, तो उसका सर्च पेज आ जाना चाहिए, या मेरी माई वेब ऐप से एक मैंने home.html बना रखा है पेज, वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा वो home.html। अब ये जो home.html है आपका, ये WebINF के बाहर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप WebINF के बाहर इसको डिफाइन कर सकते हैं या इसकी फाइल को प्लेस करते हैं, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल भी हो सकता है। मतलब आप माई वेब आप स्लैश करके home.html को एक्सेस करना चाहें तो वैसे भी आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सीधे माई वेब ऐप को एक्सेस करते हैं तो आपके web.xml से जो होम पेज आपका डिफाइंड home.html वैसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि /index.html में डालता हूँ और माई वेब ऐप के बाद में वो चीज़ भी आ जानी चाहिए, तो वो भी आपकी यहाँ पे सर्व कर देगा सर्वर। क्यों, क्या करेगा, वो इस फोल्डर के अंदर जाके उस पर्टिकुलर फाइल को सर्च करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे मतलब कोई भी फाइल जितनी भी आप रखेंगे यहाँ पे, वो सारी की सारी आपके पब्लिक हो जाएंगी। लेकिन अगर यही फाइल आपके home.html या index.html WebINF फोल्डर के अंदर आ जाती है, तो वो डायरेक्टली आपकी एक्सेस यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। मतलब आप माई वेब ऐप /WebINF home.html या /index.html करना चाहते हैं तो वो आपकी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें डिफाइंड होगी WebINF के अंदर वो आपकी प्राइवेट स्पेस होती है और वो एक्सेस नहीं होती है। उसके लिए कुछ ना कुछ सर्वर कंप्यूटेशन करता है, उसके बाद ही आपकी सारी चीजें एक्सेस होंगी। उसको भी अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। तो ये चीजें आपकी देखिए मेरे ख्याल से अभी आपकी क्लियर हो गई है कि किस तरीके से वो सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा, वहां पे वापस करेगा। तो वेब सर्वर का काम क्या हुआ, वेब सर्वर का काम ये हुआ आपका कि जो भी आपने रिक्वेस्ट रेज करी है, आपकी रिक्वेस्ट आई है जो भी URL के थ्रू, वो वहां पे जाएगा, वहां पे उस पर्टिकुलर फोल्डर को सर्च करेगा और उसको आपको वहां पे फोल्डर के अंदर जो भी आपने पेजेस बना रखे हैं उन पेजेस को वो सर्व कर देगा, अगर वो आपके पेजेस WebINF के बाहर है, मतलब माई वेब ऐप के अंदर डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो होता है, जो कि टॉप पे बना है आपका TCP/IP के ऊपर बना हुआ है। TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये इंश्योर करता है कि आपका जो भी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है और जो भी आपका रिस्पांस वापस आया है सर्वर से, वो उसमें कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। वो एज इट इज चेकसम वगैरह अप्लाई करता है कि जैसी रिक्वेस्ट गई थी सर्वर के साइड में वो वैसी ही पहुंची, उतनी ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी। मतलब मान लीजिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भेजते हैं, वहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड्स हैं और मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड में से कोई भी एक चीज़ गायब नहीं हुई है, इंश्योर करता है सर्वर तक एग्जैक्ट सेम चीज़ वही पहुंची। इसी तरीके से जो सर्वर से रिस्पॉन्स वापस आएगा, कोई HTML पेज अगर आता है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो उनमें से कोई चीज़ मिस नहीं हुई है, वो चेकसम अप्लाई करता है। IP का काम यही होता है एड्रेस की तरह फाइंड आउट करना कि किस जगह वो लोकेटेड है वेब सर्वर, ठीक है।
तो ये इनके ऊपर HTTP प्रोटोकॉल इसलिए बनाया गया है कि आपकी जो भी ये चीज फॉलो होंगी उसके ऊपर वो जो HTML पेज है उसको ही सर्व करने के लिए स्पेशल पर्पज ये बनाया गया है। अब क्या करते हैं HTTP प्रोटोकॉल, यहाँ पे जब आप http.com आप स्टार्टिंग करते हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल रहता ही है। ये क्या करता है, दो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएगा, क्लाइंट साइड से ब्राउजर बनाएगा आपके लिए। एक का नाम होगा आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जाता है यहाँ पे आपके वेब सर्वर तक, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे वेब सर्वर तक आपका जाएगा और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से इंफॉर्मेशन फेच करी जाएंगी वेब सर्वर के थ्रू, और रिस्पॉन्स में आपका जो भी रिस्पॉन्स आपको वापस करना है, जैसे मैंने बताया कि लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आपने अप्लाई कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो उसके लिए कोई अलग पेजेस जाने हैं, ठीक है, admin.html जाना है या एडमिन कुछ और जाना है इंफॉर्मेशन, तो वो उनको रिस्पॉन्स के अंदर डालेगा और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ वापस जाएगा वेब ब्राउजर के पास। ब्राउजर इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से जो भी HTML निकालना है उसको फेच करके आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से ये मतलब प्रोसेसिंग होती है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की। ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको जो आप जावा की फाइल्स बनाएंगे जहाँ पे कस्टम लॉजिक लिखेंगे, इनके थ्रू आपको वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से सारी इंफॉर्मेशन फेच करनी पड़ेगी और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप एप्लीकेशन सर्वर भी देख रहे हैं तो वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या अंतर होता है। देखिए वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर दोनों एक ही पर्पस करते हैं। अगर आप यहाँ पे वेब सर्वर हटा देते हैं एप्लीकेशन सर्वर को यूज करेंगे तो भी आपका ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग होनी है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वेब सर्वर रखते हैं तो भी वो हो जाएगी। जब जावा में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो एक स्पेशल चीज आई थी एंटरप्राइज जावा बीन्स। एंटरप्राइज जावा बीन्स स्पेशली बनाई गई थी आपके डाटाबेस से रिलेटेड कुछ एंटिटीज वगैरह फेच करने के लिए, या जेपीए आजकल आप देखते हैं जो टेबल से मैपिंग होती है आपकी, ठीक है, जिसमें टेबल में जैसे आपके टेबल बना होता है वैसी मैपिंग की क्लासेस बन जाती हैं और वहां पे कंप्यूटेशन वगैरह आसानी रहती है डाटाबेस में से इंफॉर्मेशन लेके प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो स्पेशल चीज ईजेबी की आई थी। तो आपका देखिए वहां पे क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर को अगर मैं बनाऊं वहां पे तो ऑलरेडी एक वेब सर्वर में जो ऑलरेडी लॉजिक लिखा रहता है, जो मैंने आपको बताया है कि index.html को वापस करना है या कुछ प्रोसेसिंग लॉजिक को रन करके वापस करना है, वो सारी चीजें वेब सर्वर की ऑलरेडी लिखी हैं। इसके ऊपर टॉप में ईजेबी को भी हैंडल करने के लिए लॉजिक लिखा गया है, एंटरप्राइज जावा बीन को। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। जैसे टॉमकैट ऑलरेडी आपका वेब सर्वर का काम करता था, उसके ऊपर एक ऑल लेयर ईजेबी को हैंडल करने के लिए बनाए गए और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को JBoss में डाला गया। तो इसलिए JBoss को एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं और टॉमकैट को वेब सर्वर कहते हैं, क्योंकि JBoss एक एडिशनल ईजेबी को हैंडल करने वाला काम भी करता है। अगर आप ईजेबीज वगैरह में कोई डेवलपमेंट करते थे आप, ठीक है, और वो आप टॉमकैट में सिर्फ रन करना चाहेंगे तो वहां पे आपको ईजेबी से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती थी। तो ये अंतर था। हालांकि आज के टाइम पे जब स्प्रिंग आया है उसने इन सारे कॉन्सेप्ट को एकदम चेंज कर दिया है, क्योंकि ईजेबी यूज नहीं होता है वहां पे। ठीक है, तो जो स्प्रिंग अपनी खुद की इंफॉर्मेशन वगैरह जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अपनी यूटिलिटीज वगैरह देता है वो आपके टॉमकैट में भी सर्व हो जाती है। इसलिए आज के टाइम पे इन केस वेब और एप्लीकेशन सर्वर में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया है और बाय डिफॉल्ट लोग वेब सर्वर को भी एप्लीकेशन सर्वर कहने लगे हैं, क्योंकि वेब सर्वर का यूसेज ज्यादातर लोड बैलेंसिंग के लिए होने लग गया। मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन देखिए बड़ी बड़ी अगर मैं बात करूं तो वहां पे कई ढेर सारे एप्लीकेशन सर्वर्स आते हैं। वहां पे मतलब कई ढेर सारे आपके एप्लीकेशन सर्वर्स लगाने पड़ेंगे या वेब सर्वर्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, 2 वेब सर्वर लगा दिया वहां पे। एक पहला वेब सर्वर जो लगा हुआ है वो फिल्टरेशन का काम करेगा कि आपकी यूजर कॉन्करेंसी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, नीचे डाउन द लाइन कई और वेब सर्वर बनाएगा जिनको हम एप्लीकेशन सर्वर कहने लग गए आजकल। वहां पे 100 रिक्वेस्ट जाएंगे, 1000 रिक्वेस्ट 100 के पार्ट में 10 एप्लीकेशन सर्वर में स्प्रेड हो गई। तो वो जो लोड बैलेंसिंग का काम करना है कि इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इस एप्लीकेशन सर्वर पे राउंड रॉबिन बेसिस पे जाए, वो वाला काम भी एक पहला वेब सर्वर करने लग गया। और उसके बाद मल्टीपल वेब सर्वर में एक्चुअल आपका कोड पड़ा हुआ है जो प्रोसेसिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका सर्वर्स बनने लग गए हैं। तो वहां पे वेब सर्वर को आज के टाइम पे अगर आपको बोला जाएगा वेब सर्वर आपको लगाना है तो आपको यही चीज समझनी है कि आपको जो वेब सर्वर लगेगा वो चाहे अपाचे हो चाहे टॉमकैट हो, वो सिंपली इतना काम करेगा कि जो अलग से एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर बनेंगे जिसमें JBoss भी हो सकता है, आपका वेबलॉजिक भी हो सकता है, आपका कोई भी मतलब सर्वर वहां पे हो सकता है आपका, वो वहां पे रन होगा, जहां पे वहां पे एक्चुअल कोड आपका पड़ा होगा
और पहला वाला वेब सर्वर अपाचे या टॉमकैट वो खाली लोड बैलेंसिंग का काम करेगा कि किस एप्लीकेशन सर्वर को ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है। अलग से जो डाटाबेस लेयर है वो डाटाबेस लेयर में भी आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही होगा, ताकि डाटाबेस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन फेच करके लानी है तो वो वहां से उस तरीके से फेच करके लाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी आई मीन कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगे अभी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई अलग से एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे एडेड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको जरूरत पड़ती है, बहुत यूजर बेस ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 वेब सर्वर आप ऐड कर सकते हो जो राउंड रॉबिन बेसिस पे किस एप्लीकेशन सर्वर पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है वो सारे काम कर सकता है। और ये एप्लीकेशन सर्वर डाटाबेस से कम्युनिकेशन का काम करेंगे। डाटाबेस में भी आप कई सर्वर रख सकते हैं जो अलग अलग डाटाबेस में करेंगे और आपस में आप इनकी रिप्लिका चला सकते हो जो ताकि सारी डाटा की सिंकिंग रहेगी, ठीक है। तो देखिए वो तो स्टैटिक का एग्जांपल हो गया। जब हम डायनेमिक एप्लीकेशंस बनाते हैं तो myweber.com में आप मान लीजिए यहाँ पे आपने डाला कोई प्रोसेसिंग करी एडमिन डॉट HTML, ठीक है, या एडमिन डॉट टू की, या एडमिन डॉट JSP की, या एडमिन डॉट माई एक्सटेंशन की, ठीक है। अब इनमें से ये कोई भी चीज आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंशन में, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका वेब सर्वर होगा, मान लीजिए टॉमकैट होगा, टॉमकैट सबसे पहले तो इस myweber के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो सर्च करेगा इस स्टैटिक पब्लिक फोल्डर में कि ये फाइलें एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल किया था, अगर आप index.html को कॉल करते हैं या कोई और ऐसी फाइल को डिफाइन करते हैं जो यहाँ पे पड़ी होती है, वो तो फाइंड आउट करके वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जब आप कोई ऐसी चीज डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया admin.html का, या admin.do का, या admin.jsp का, या admin.my एक्सटेंशन, कुछ भी आपने नाम दे दिया, ऐसी कोई भी चीज फॉलो करेंगे आप जो यहाँ पे कोई भी वो फाइंड आउट नहीं करता है, तो क्या करेगा टॉमकैट, ये web.xml के अंदर जाता है। यहाँ पे वो मैपिंग देखेगा, मैपिंग ये देखेगा कि भाई ये जो आप ये एक्सटेंशन डिफाइन कर रहे हैं आप, इनसे रिलेटेड अगर आपने कोई फाइल को, कोई जावा फाइल को तो कॉल नहीं करना चाहते हैं आप, तो ये मैपिंग जो डिफाइन होती है वो web.xml में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सबलेट मैपिंग का भी टैग होता है, ठीक है, सबलेट मैपिंग का, ठीक है। तो सबलेट मैपिंग के उसमें आप डिफाइन करोगे कि भाई अगर आपने एडमिन डॉट HTML को कॉल किया, एडमिन डॉट डू को कॉल किया, एडमिन डॉट JSP को कॉल किया, एडमिन डॉट माई एक्सटेंशन को कॉल किया, किसी को भी आपने कॉल किया, तो आप एक स्पेसिफिक जावा फाइल को कॉल कर दीजिए जो मैंने क्रिएट कर दी, उसका नाम है मान लीजिए माई सबलेट डॉट जावा फाइल, आप इसको कॉल कर देंगे। इन जनरल वहाँ पे वैसे जावा नहीं लिखते हैं, वहाँ पे डॉट क्लास होती है क्योंकि वो कंपाइल्ड कोड को कॉल करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ माई सबलेट डॉट जावा फाइल आपने बनाई हुई जो कंपाइल्ड फॉर्म में होगी, और वो होगी आपकी सोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। वो कंप्लीट पाथ आप देंगे, जो भी पैकेज आपका होगा यहाँ पे com.mypackage. वहाँ पे सोर्स फोल्डर जो भी आपने नाम दिया उसके अंदर माई सबलेट डॉट जावा फाइल होगी जिसको आप कंपाइल कर रखते होंगे। कंपाइल करने के बाद वो क्लासेस के अंदर चली जाएगी, जो पाथ आपने दिया होगा वहां से वो जावा फाइल कॉल होगी। अब माई सबलेट डॉट क्लास जो कंपाइल होगी बनेगी, माई सबलेट डॉट जावा फाइल आप जो लिख रहे हैं वो क्या होगी, वो उसके अंदर क्या ऐसा डिफाइन होगा जिससे आपकी जो भी फॉर्म है, मान लीजिए उस फॉर्म में लॉगिन आईडी पासवर्ड था और सबमिट आपने किया था, आईडी पासवर्ड के बेसिस पे कंप्यूटेशन होना है, डायनेमिक कंप्यूटेशन होना है, और उसके बेसिस पे आपको कोई रिस्पॉन्स वापस करना है, कोई HTML पेज को वापस करना है, वो प्रोसेसिंग आपकी सारी की सारी माई सबलेट डॉट जावा के अंदर लिखी होती है। माई सबलेट डॉट जावा की लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस कोई भी आप जावा फाइल जो बनाएंगे उसमें आप माई सबलेट में आप एक्सटेंड करेंगे HTTP सबलेट को, ठीक है। HTTP सबलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको आप एक्सटेंड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपको वहां पे एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है गेट पोस्ट सर्विस मेथड, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मस्ट है आपके लिए, वहां पर और भी होते हैं जो भी आपको गेट और पोस्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो गेट मेथड और पोस्ट मेथड होते हैं इनसे क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा पहले हायरार्की की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सबलेट से आपका इंप्लीमेंट हुआ है HTTP सबलेट, ये खाली HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हुआ है। कल को अगर आप जेनरिक कोई सबलेट बनाना चाहते हैं यहाँ से कि सिर्फ फाइल की प्रोसेसिंग हो और उसमें वो FTP प्रोटोकॉल के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें भी आप कर सकते हैं। अभी हम लोग HTML वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो खाली उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो भी आप माई सबलेट डिफाइन करेंगे इसमें आपको डू गेट और डू पोस्ट मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अब ये इनका क्या मतलब है, देखिए अभी हम पीछे चलते हैं। अगर यहाँ पे जो आपने फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म के अंदर HTML फॉर्म के अंदर आप वहाँ पे लिखेंगे मेथड का नाम,
जिस मेथड का नाम बाय डिफॉल्ट तो गेट होता है, अगर आपने कोई मेथड का नाम नहीं लिखा होता है तो क्या होता है, मेथड गेट लेता है। तो इस और वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो मैंने पहले यहाँ पे बताया था ना आपको, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिफाइन रहता है कि किस मेथड को कॉल करना है, आपकी गेट को कॉल करना है कि पोस्ट मेथड को कॉल करना है, जो कि आपकी एचटीटीपी मेथड है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं गेट, और इन सब में भी थोड़ा सा अंतर समझेंगे क्या होता है। गेट या पोस्ट बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिए, गेट की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो गेट का कॉल होता है, तो क्या होगा यहाँ पे आपने जो गेट मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, इस गेट मेथड के ब्रैकेट के अंदर आपके रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास होते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से आप फैच करेंगे डॉट गेट पैरामीटर का नाम डालेंगे आप, लॉगिन जो वहां पे फॉर्म आपने बना रखा था ना, वो फॉर्म जो आप इनपुट टेक्स्ट बना रखेंगे उनका जो भी नाम देंगे आप, नेम देंगे या आईडी देंगे, तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पेश करेंगे। इसकी मेथड होता है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट पैरामीटर बाय नेम या बाय आईडी, और जो नेम आप देंगे, जैसे इस फॉर्म की टेक्स्ट के अंदर आपने नाम दे रखा है ए, तो ए नाम दे देंगे, तो इसके अंदर जो भी आपने फिल करी थी इंफॉर्मेशन वो पेश कर लेंगे, और उसके बेसिस पे आप इफ एल्स का लॉजिक लगा देंगे। इफ एल्स का लॉजिक के बेसिस पे रिस्पॉन्स में आप वापस कर देंगे रिस्पॉन्स, जो कि HTML फॉर्म में होगा। तो रिस्पॉन्स पे क्या होगा, आपका HTML फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और यही एज इट इज HTML फॉर्म का रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा आपका ब्राउजर के पास, और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। और अगर वहां पे मेथड में आपने पोस्ट लिखा है तो आपका गेट मेथड में कॉल होगा, पोस्ट मेथड सर्वलेट के अंदर कॉल होगा, और पोस्ट मेथड के अंदर जो एग्जीक्यूशन आपने कर रखा हो वो कॉल होगा। अब गेट और पोस्ट में थोड़ा सा मेथड में हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि ये जो HTTP मेथड से गेट और पोस्ट के अलावा क्या क्या होते हैं। देखिए, ये गेट, हेड, पुट, पोस्ट, पैच, ट्रेस, ऑप्शन, डिलीट, ऐसे कई मेथड्स यहाँ होते हैं जो आप मेथड्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML फॉर्म। ठीक है, अच्छा, गेट और पोस्ट मोस्टली यूज होता है। क्या होता है, गेट मेथड तो बाय डिफॉल्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन गेट का एक आपको जो भी आप URL पास करेंगे वहां पे, ठीक है, URL आपने myweb.com को किया था, है ना, जो और फॉर्म में आपने मान ली लॉगिन आईडी और पासवर्ड फीड कर रखी है, तो ये यहाँ पे एम्बेड हो जाती है, मतलब यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड जो भी है ये यहाँ पे दिखाई देगा, पासवर्ड इक्वल, जैसे आप क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं ना, यूआरएल का फॉर्म हो जाता है, तो ये यूआरएल में एम्बेड हो जाता है गेट मेथड पे जब आप कॉल करेंगे, तो मतलब प्राइवेसी नहीं होती इसमें, और 256 कैरेक्टर की लिमिट भी रहती है, यहाँ पे कुछ से ज्यादा आप डिफाइन करके फॉर्म को नहीं भेज सकते हैं। तो अगर कोई अनसिक्योर इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी तब तो आप गेट को कॉल करिए, अदरवाइज आपको पोस्ट मेथड को ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट मेथड में क्या होगा, फॉर्म रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो यूआरएल में एम्बेड नहीं होगी, और उससे आपको फैच करना पड़ेगा। गेट में भी रहेगी रिक्वेस्ट में, लेकिन मेथड का यूआरएल ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा किसी को भी, तो वो आईडी पासवर्ड रिवील हो जाएगी, इसलिए पोस्ट मेथड आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर हेड की बात करते हैं तो हेडर में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पास करनी है, डिस्प्ले करने के लिए आपको ऐसा देखना है कि ये रिक्वेस्ट किससे आई है, मोबाइल से आई है कि पीसी से आई है, लैपटॉप से आई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हेड में रहती है। पुट का मेथड का काम क्या होता है, पुट मेथड आप यूज करेंगे अगर आपको कोई डाटा डिपॉजिट करना था, मतलब देखिए इसके अंदर जो भी आप मेथड कॉल करेंगे, आपको अपने सर्वलेट डॉट जावा के अंदर जो भी आपके गेट पुट डू गेट डू पोस्ट मेथड है, वो डू पुट मेथड वहां पे लिखना पड़ेगा, तो ही उसकी प्रोसेसिंग होगी। स्टैंडर्ड क्या बना रखा है आपने कि इसके अंदर जाके आप डाटा पोस्ट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं रिसोर्सेज के लिए, स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं कोई डाटा को, तो आप डिलीट को कॉल करिए। ठीक है, तो क्लियर रहेंगी चीजें, इसी वजह से वैसी चीजें हैं। आप पोस्ट के अंदर भी जाके डिलीट कर सकते हैं, पर वही है कि स्टैंडर्ड नहीं बनाएगा, स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। आने वाले कल में 10 साल बाद भी कोई अगर उस रूट को फॉलो करेगा तो वो उसके लिए आसान चीजें रह जाती हैं। ठीक है, तो ये HTTP मेथड्स हैं, बाय डिफॉल्ट आपसे अगर पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कितने HTTP मेथड्स होते हैं तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज होती है और पूछी जाती है कि गेट और पोस्ट मेथड में कौन सा आइडेंपोटेंट है। ठीक है, आइडेंपोटेंट का मतलब देखिए ये होता है कि आप मान लीजिए कि आपने पीटर इंग्लैंड की कोई साइट बनाई है, ठीक है, तो आपने पहले इंफॉर्मेशन गेट को यूज करके आपने डाली थी वहां पे कि भाई शर्ट की मैंने रिक्वेस्ट करी है, तो सारी शर्ट वहां पे आ गई, वहां पे ब्लैक भी आ गई, व्हाइट भी आ गई, ग्रे भी आ गई। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट रेज करी वहां पे कि ब्लैक की मेरे को इन्फॉर्मेशन भेज दो, तो ब्लैक वाली सारी सिर्फ रिक्वेस्ट फिल्टर होके आ गई। उसके बाद आपने प्राइस का टैग लगाया, तो फिर से वो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, फिर वापस आपके पास उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज में आपकी शर्ट आ गई है। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और पेमेंट आप गेट मेथड का यूज करके कर रहे हैं,
तो गलती से आपका डबल क्लिक हो गया। डबल क्लिक करने का मतलब क्या होगा, दो रिक्वेस्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दो रिक्वेस्ट क्रिएट होने पे क्या होगा, वो 2 बार डिडक्शन कर सकता है आपकी प्राइसिंग का। ठीक है, पर अगर आप पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, देखिए गेट मेथड में क्या होगा, पोस्ट मेथड में भी जब आप डबल क्लिक करेंगे 2 रिक्वेस्ट रेज होंगी और वहां पे 2 बार आपके प्राइस का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि गेट मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट होती है सर्वर खाली उसी को सर्व करता है, प्रीवियस वाले रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन पोस्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है, तो दोनों रिक्वेस्ट को ले लेगा, तो आपने $100 का अगर आपने पेमेंट डबल क्लिक करके कर दिया तो $200 को डिडक्ट कर देगा। तो इसलिए पोस्ट मेथड में अलग से आपको ये इस चीज को ध्यान रखते हुए अपना मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वहां पे चेक को अप्लाई करना है कि डबल क्लिक होकर नहीं आया। इन जनरल क्या होता है आज के जमाने में, डबल क्लिक पहला ही क्लिक होते ही बटन को डिसेबल कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि डबल क्लिक ना हो वहां पे। ठीक है, तो आपका बटन डिसेबल हो जाने से एक ही क्लिक जाता है, तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ पे चेक लगा सकते हैं सर्वर साइड में कि भाई 2 क्लिक होके तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है पहले आप उसी को क्लिक करें, प्रीवियस वाली इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस वजह से ये क्वेश्चन वहां पे बार बार इंटरव्यू से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया कि डायनेमिक रिक्वेस्ट है, जिसमें अगर वेब लाइनर के पहले है वो कोई पब्लिक चीज नहीं, तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जाएंगी चीजें, सर्वर देखेगा वहाँ पे मैपिंग को, और मैपिंग के बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर डॉट जावा फाइल को कॉल कर देगा, जो कंपाइल होने के बाद क्लासेस में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो अगर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे सोर्स फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन जनरल वेब एनर के अंदर देखिए वैसे भी कोई चीज रहती है वो सारी प्राइवेट है, कोई अगर डायरेक्टली वेब डॉट एक्सएमएल को एक्सेस करना चाहेगा तो सर्वर अलाउ ही नहीं करेगा, तो हैकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, प्रोडक्शन में जब हम डिप्लॉय करते हैं तो सोर्स फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, खाली क्लासेस को रखते हैं, लाइब्रेरीज को रखते हैं, वेब डॉट एक्सएमएल को रखते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बना के ही हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान देने वाली है। और यहाँ पे देखिए जैसे CSS है, इमेजेस है, स्क्रिप्ट है, ये क्या है, ये वेब एनर के बाहर पड़ी हुई है। तो कोई अगर डायरेक्टली भी आपकी CSS की इमेजेस को एक्सेस करना चाहता है तो वो स्लैश फोल्डर लगा के माई वेब ऐप डॉट स्लैश CSS स्लैश कोई भी फाइल का नाम डालेगा तो एक्सेस हो जाएंगे, ऐसे इमेजेस भी सारी एक्सेस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें एक्सेस ना हो तो आप इनको वेब एनर के अंदर डाल सकते हो और उनका पाथ भी उसी तरीके से सेट कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टली स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपको क्लियर होती है। अच्छा, अब जो फ्रेमवर्क फॉलो होते हैं आज के टाइम पे, स्प्रिंग हो गया, स्ट्रक्स हो गया, वो इंटरनली इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर एप्लीकेशन सर्वर इसी तरीके से चलता है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना है, इसलिए क्योंकि चाहे आप स्प्रिंग यूज करें, स्ट्रक्स यूज करें, इंटरनली वो इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, वो अपना स्टैंडर्ड देते हैं आपके लिए आसानी बनाने के लिए। कि आप अगर स्प्रिंग में एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं फ्रेमवर्क में, वहां पे आपको वेब डॉट एक्सएमएल नहीं दिखाई देगा, लेकिन वेब डॉट एक्सएमएल में आपको स्प्रिंग की कॉलिंग के लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले कॉलिंग स्प्रिंग हो जाए, तभी आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। या सबसे पहले कॉलिंग वहां पे आपको जावा फाइल की किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डॉट टू है तो वो मैपिंग आपकी डिफाइन होगी, तो वहां पे स्टार डॉट स्टार के लिए कोई मैपिंग आपकी डिफाइन हो जाती है कि कोई भी फाइल की रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे स्प्रिंग के फ्रेमवर्क को ही कॉल करना है, स्प्रिंग के फ्रेमवर्क के कंट्रोलर को कॉल करना है, और फिर वो इंटरनली देखेगा कि भाई किस जावा को कॉल करना है, किसी और को कॉल करना है। इस तरीके से फ्रेमवर्क रन होते हैं। तो इंटरनली यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है कोई भी फ्रेमवर्क अगर आप यूज करेंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डायरेक्टली स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हो गई आपकी। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक ऑलरेडी मैंने एक इमेज डाल दी है यहाँ पे। और देखिए लाइब्रेरीज वगैरह भी जो जार इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो भी वेब एनर के अंदर ही इन जनरल डाली जाती है, ताकि वो आपकी इंपॉर्टेंट जार्स को एक्सेस ना कर सके। अब आज के टाइम पे ये सारी चीजें कैसे चेंज हो रखी हैं, और कैसे आपके मेवन स्ट्रक्चर में, कैसे आपके स्प्रिंग स्ट्रक्चर में, कैसे आपके स्प्रिंग बूट में आपको कितने ढेर सारे एडवांटेजेस दिए हैं, जो आप ये मैनुअली चीजें किया करते तो सबसे एडवांटेजेस मिलते हैं आपको। उन सबका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने लॉजिक पे ध्यान देंगे। उन सब चीजों को भी अभी धीरे धीरे जैसे हम अपने लेक्चर्स को बढ़ाएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा हाँ कि उन सब चीजों को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों स्प्रिंग बूट आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर है। पर अंटिल अनलेस आपको ये पेन इंजन जो स्टार्टिंग से थे और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में बिहाइंड द स्प्रिंग बूट और बिहाइंड द स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉलो होते हैं नहीं पता होगा, तो वो आपको दर्द समझ में नहीं आएगा, या एक्चुअल स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आएगा कि इंटरनली कैसे ये सारी चीजें रन होती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अच्छा एक चीज और,
आपसे कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हमेशा मेन मेथड को ही कॉल करने की जरूरत है और उसके बाद ही आपका सारे जावा के एप्लीकेशन रन होते हैं। तो देखिए वेब एप्लीकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सर्वलेट आपने डिफाइन किया, वहाँ पे गेट और पोस्ट मेथड डिफाइन किया, तो जो फॉर्म की कॉलिंग होगी वो डायरेक्टली कॉल करेगा आपके गेट या पोस्ट मेथड, जिसको भी आपने अपने फॉर्म में डिफाइन कर रखा है डिफॉल्ट मेथड, वो उसको कॉल करेंगे। मेन मेथड की कोई भी कॉलिंग नहीं हो रही है। तो मेन मेथड जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग एप्लीकेशन का करें, ठीक है। जब आप वेब एप्लीकेशन करेंगे, रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे, और मेन मेथड तो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्प्रिंग बूट यूज करेंगे तो वहां पे मेन मेथड की कॉलिंग आएगी, जो आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो खाली स्प्रिंग बूट के को कॉल करने के लिए होती है कि स्प्रिंग बूट इंटरनली लॉन्च हो जाएगा टॉमकेट सर्वर के ऊपर और वो आपकी फाइलों को कॉल करने लग जाएगा। वो उसलिए होता है। आपकी एप्लीकेशन जब आप वेब एप्लीकेशन या रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेन मेथड को कोई इंपॉर्टेंट वहां पे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टॉमकेट बेस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपने जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका एक माई वेब ऐप के अंदर जो भी आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रखा है, इसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि भाई लोकल में ये सारी चीजें आप नहीं बनाएंगे ना। आप जब इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, कई इन्वायरमेंट होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है, यूएटी इन्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। सारे यूजर्स जो रन करते हैं, रन टाइम पे फाइनली आप जो भी एप्लीकेशन करते हैं वो सब प्रोडक्शन में रन होती है। तो प्रोडक्शन में आप ये पूरे स्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना पड़ेगा जिप करके। तो जब हम इसको जिप करते हैं तो देखिए वॉर AR जार के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बना रखा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो हम वॉर इसको बनाएंगे, जिसका मतलब है वेब आर्काइव, मतलब एक जिप बनाएंगे इसका, जिसको हम वेब एप्लीकेशन आर्काइव कहेंगे, और इसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। अभी जो सर्वर है ये आपका टॉमकेट हो सकता है, जेबॉस हो सकता है, इसके वेब एप्स फोल्डर के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब सर्वर को रिक्वेस्ट आता है तो इस वेब एप्स फोल्डर के अंदर जब वो आपका पड़ी होती है फाइलें, तो वही उसके अंदर जाता है। जैसे myapp1.com होगा, myapp.2.com होगा, तभी वो उसके अंदर ही जाता है। तो मल्टीपल आप साइट की होस्टिंग एक सर्वर में कर सकते हैं। यही होता है जब आप होस्टिंग करते हैं, तो देखिए होस्टिंग के लिए आप कुछ स्पेस बाइंड करते हैं, तो वहां पे तो कई लोगों ने स्पेस बाइंड कर रखा है। तो लोग क्या करते हैं कि वो जो भी आप सर्वर ले लेते हैं, जैसे टॉमकेट के अंदर वेब ऐप के अंदर डालना होता है, जेबॉस के अंदर कोई और अलग स्पेशल डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर सारी चीजें आपको वेब एप्लीकेशन की डालनी पड़ेंगी। तो आप जितनी भी एप्लीकेशन है वो वहां पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और वो वहां पे उस एप्लीकेशन के अंदर स्लैश करके तब जाएगा और तभी उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को कॉल करता है, ठीक है। तो myapp1.com है तो myapp1 का फोल्डर बनेगा, यहाँ पे उसके अंदर आपके स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बनाया है वो सारे आपके जावा के स्ट्रक्चर वाले फोल्डर ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका सर्वर का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर रहता है। वेब एप्स के अंदर ही आप अपनी आर्काइव वेब की डालेंगे। सर्वर के अंदर क्या होगा, आपकी देखिए server.xml फाइल स्पेशली रहती है, जो डिफाइन कर सकती है कि आपको अगर कोड चेंज करना है। जैसे 8080 मान लीजिए आप यूज कर रहे थे आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, लेकिन प्रोडक्शन में तो 80 एनवायरनमेंट यूज करना था कि आपका कोड बाय डिफॉल्ट 80 तो वो लेता ही लेता है आपको, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। या आप एप्लीकेशन सर्वर में आपने कोड ओपन कर रखे 8081 सारी रिक्वेस्ट जानी थी, तो वो आप वहां पे जाके सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लॉग्स डिफाइन कर सकते हैं, लॉग्स के अंदर आप पाथ डिफाइन कर सकते हैं, सारी लॉग्स इसके अंदर डिफाइन हो। और देखिए, अच्छा सॉरी, server.xml या कॉन्फ के अंदर है, आप इसके अंदर जाके कर सकते हैं, सर्वर के अंदर नहीं। वहां पे भी कुछ स्पेशल फाइलें पड़ी होगी जो आप देख सकते हैं, हालांकि वो यूज की नहीं है। और एक लिक फोल्डर होगा, लिक के अंदर आप कुछ ऐसी जार फाइल डाल सकते हैं जो जितने भी आप आपने .com साइटें बना रखी है, डॉट फोल्डर, अगर आप सबके साथ कोई एक स्पेशल जार फाइल को शेयर करना चाहते हैं, स्पेशल क्लास को शेयर करना चाहते हैं, तो आप सर्वर की लिक के अंदर डालेंगे। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल जार ऐसी डालना चाहते हैं जो मेरी ही साइट में खाली यूज हो और किसी साइट में यूज ना हो, तो आप इस लिंक के अंदर डालेंगे। तो ये थोड़ी सी डिफाइन होती चीजें। तो शेयर्ड बेसिस पे अगर आप कोई लाइब्रेरी या क्लासेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप इनके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक टॉमकेट होम डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, आप कई बार पाथ सेट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट टाउन को रन करने के लिए, तो टॉमकेट होम सेट हो जाता है बिन फोल्डर के अंदर। तो बिन फोल्डर के अंदर आपकी स्टार्ट आपकी फाइल होती है, start.batch फाइल होती है अगर आप विंडोज होता है, और स्टार्ट डॉट आपकी शायद वहाँ पे लिनक्स पे जो दूसरा एक्सटेंशन होता है आपकी एकदम से आपको शेल स्क्रिप्ट होती है, .sh फाइल होती है, उनको रन करते हैं आप वहाँ पे बिन फोल्डर के अंदर, तो स्टार्ट हो जाएगा टॉमकेट आपका, ठीक है। और स्टॉप पे स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है, वो आपके बिन फोल्डर के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ये टॉमकेट का बन गया, ऐसे जेबॉस का, वेब लॉजिक का, सबका अलग अलग होता है, वो आपको पता होना जरूर होता है। तो ये वो देखिए, एप्लीकेशन सर्वर का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो myapp1 के अंदर आपने जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया यहाँ पे जो फॉलो होता है, ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर इसलिए चेंज नहीं होगा ताकि आप चाहे टॉमकेट को यूज करिए, चाहे आप अपनी इस वेबसाइट को
आप JBoss पे डिप्लॉय करिए, चाहे WebLogic पे डिप्लॉय करिए, हर जगह ये रन हो जाएगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन सर्वर को ये पता है कि आप यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है। तो कल को अगर आप अपनी एप्लीकेशन को मूव करना चाहते हैं किसी और दूसरे जावा एप्लीकेशन सर्वर पे, तो वो वहां पे भी एज इट इज रन कर जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जावा एप्लीकेशन बनाने का, वेब एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉमकैट सर्वर के बारे में समझा देते हैं, या किसी एप्लीकेशन सर्वर के बारे में। कि देखिए वहां पे क्या होगा, इंडिया ने टॉमकैट के अंदर उसको कैटेलिना नेम देते हैं। अगर आप लोकल उसको कॉल करते हैं, जो आपका खुद का आईपी हो गया, आपकी जिसमें आपने डिफाइन कर रखा है वो लोकल होस्ट हो गया। कई बाय डिफॉल्ट वहां पे पड़े होते हैं आपकी कॉन्टेक्ट, या ये जो मैंने आपको बताया रूट फोल्डर हो गया, या और आपके डॉक्स एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, ये सारे रन रहते हैं। उनको भी आप रन करके देखना चाहते हो तो रन कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे HTTP कॉल करना है, FTP कॉल करना, वो आप उन सबको एज ए कनेक्टर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से हो गया। पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। अच्छा, GSP, अच्छा तो सर्वलेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, स्पेशल डॉट जावा फाइल आप बनाएंगे जो आप सोर्स फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे। अब JSP का क्या काम हुआ, देखिए क्या हो रहा था सर्वलेट के अंदर, एक डिसएडवांटेज ये आ रहा था कि आप जो भी मेथड्स आप गेट या पोस्ट को कॉल कर रहे थे, उसके बाद आप रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप एक डिफाइन करते, तो वहां पे जो HTML डिफाइन करते, तो उसके बाद उसके अंदर एक और मेथड होता था जिसके अंदर आप सारे HTML का पूरा कोड लिखा करते थे। ठीक है, तो इतना कोड आप इस लॉजिक के अंदर, जावा फाइल के अंदर लिखते थे, ये बड़ा मतलब हैक्टिक होता था वहां पे। तो क्या हुआ कि एक JSP फाइल अलग से बनाई गई। तो JSP क्या होता था, JSP HTML तरीके से ही, मतलब डॉट JSP के एक्सटेंशन यूज करेंगे, लेकिन HTML टैग आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे, वो सारे HTML टैग को भी रीड कर लिया जाएगा। अगर आपको जावा से रिलेटेड कोई लॉजिक लिखना है तो आप कर्ली ब्रेसेस बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कोई एग्जीक्यूशन करना है या इफ एल्स लॉजिक लिखना है यहाँ पे, तो आप खाली कर्ली ब्रेसेस लगाइए और वो उसके अंदर ऐसा जावा जो भी आपका एग्जीक्यूशन होता है, लॉजिक, वो रन हो जाएगा। तो होता है ये जो डॉट JSP है, ये भी एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाती है सर्वलेट में। सर्वलेट मतलब एक डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से रन होता है। तो JSP फाइल आप बना सकते हैं जो कि ट्रांसलेट हो जाएगी, आपकी एक सबलेट बन जाएगी इंटरनली, और सबलेट वही होती है डॉट जावा फाइल, जो कि डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से रन होता है, और वो भी एक स्पेशल आपका जो भी HTML फॉर्म में आपने बना रखा है, यहाँ पे एक स्पेशल फाइल बना देगा और उसको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड करके सर्व कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें रन होती है। बेसिक मैंने अभी आपको आइडिया दिया है, लेकिन अगला जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको तो पूरा इसको दिखाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया MVC डिजाइन पैटर्न के बारे में। MVC डिजाइन पैटर्न देखिए, MVC डिजाइन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जैसे आपका लॉगिन पेज में जो ब्राउजर में सारी इंफॉर्मेशन यूजर को दिख रही है, वो आपका व्यू पार्ट हो गया, HTML फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये HTML फॉर्मेट आप JSP में भी लिख सकते हैं, या स्पेशल से आप HTML फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो जो आपके व्यू पेजेस होते हैं, जो क्लाइंट को आप दिखाते हैं, वो आपका व्यू पार्ट हो गया। अब जैसे कि आप जानते हैं सारा चीजें web.xml से डिफाइन होंगी कि किस पहली जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी रिक्वेस्ट किस जावा फाइल को कॉल करेंगे, वो सारी मैपिंग आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये जो मैपिंग आप डिफाइन करते हैं, जहाँ पे आप कॉल करते हैं उस स्पेसिफिक जावा फाइल को, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है कंट्रोल। तो स्ट्रिंग वगैरह अगर आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे एक ही कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर जिसको कहते हैं, डिफाइन हो जाता है, वो अलग से कॉल करते हैं सारी जावा फाइलों को। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलर पोर्शन हो गया। उसके बाद आप एक और जावा फाइलें बनाते हैं, जहाँ पे आप डाटाबेस से जो भी चीजें फेच करके लाते हैं, उनका कंप्यूटेशन, फेचिंग या जो भी इंफॉर्मेशन करते हैं, उस पार्ट को कह देते हैं मॉडल। तो यही सिंपल एक MVC कंट्रोलर हो गया आपका। मॉडल आपका हो गया डाटाबेस से रिलेटेड लॉजिक का एग्जीक्यूशन करने के लिए। कंट्रोलर आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एग्जीक्यूशन करने के लिए। और व्यू पार्ट हो गया आपका JSP। JSP भी देखिए इंटरनली कंट्रोलर में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे JSP को हम व्यू पार्ट ही मानते हैं। और HTML पेजेस, क्योंकि ये एक्चुअल में HTML पेजेस को बना के सर्व करता है आपके ब्राउजर पे क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो ये आपका MVC पैटर्न हो जाता है। इसी तरीके से हम सारी फाइलें आपकी बनाते हैं। ठीक है, तो जो आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाएंगे या जब कोडिंग आप करेंगे, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। वहां पे अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है, तो सोर्स या क्लासेस के अंदर, तो यहाँ पे भी आप कंट्रोलर पैकेज बनाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर वही फाइलें आप रखेंगे जावा की जो कंट्रोलर से रिलेटेड है। मॉडल पैकेज बनाएंगे। ठीक है, मॉडल पैकेज बनाएंगे आप। मॉडल पैकेज के अंदर डाटाबेस से रिलेटेड जो जावा फाइलें को एग्जीक्यूशन होता है, वो आप रखेंगे। व्यूज आप बना देंगे। व्यूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेब के अंदर वैसे रखा जाता है ताकि आपकी JSP फाइल पे डायरेक्टली एक्सेस ना हो। तो यहाँ पे आप व्यू फोल्डर बनेंगे, उसके अंदर सारी JSP फाइल को डाल देंगे आप। ठीक है, तो ये एक तरीके से MVC आर्किटेक्चर होता है यहाँ पे।
तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हम जब भी और डिटेल में हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतना लॉन्ग वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। एंड लेट्स स्टार्ट विद हैंड्स ऑन ऑफ सबलेट एंड जीएसपी आल्सो, एंड वी विल गो इन मोर इन डीप इस सेशन के फीस वगैरह भी क्या होता है, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुक्रिया।